Good morning student, welcome to the Multicraft ITI कॉलेज। आपका जो है अभी सेकेंड ईयर का, जैसा पता है आपको, सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा है। सेकेंड ईयर में मैं डीसी जनरेटर बता रही हूँ। डीसी जनरेटर का ऑलरेडी 6 पार्ट जो है वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है मल्टीक्राफ्ट ITI के साइट पर जाके, यूट्यूब पे मल्टीक्राफ्ट के ITI साइट पर जाके उसे देख सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो समझ में नहीं आता है, तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट डाउन करें, ठीक है। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी आपका। जैसा कि पता है कि आज जो है आपको कि आज मेरा पार्ट 7 है। पार्ट कौन सा है? 7 है, ठीक है। पार्ट्स मेरा 7 है, ठीक है। तो पार्ट 7 में मैं बताने क्या वाली हूँ? आज मैं बताने वाली हूँ आपको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। अब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर की ज़रूरत क्यों हुई? सबसे पहला सवाल तो ये आता है, ठीक है। तो पैरेलल हम लोग क्यों करते हैं? तो सबसे पहले आप ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये सब पॉइंट आप मत देखो, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे कि पैरेलल ऑपरेशन का हमको ज़रूरत क्यों होता है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़रूरत होगा कि हमको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता रहेगा। अगर आपका 2 जनरेटर एक साथ पैरेलल में है तो एक जो है ओबियसली स्टैंड बाई में होगा, ठीक है, और एक काम कर रहा होगा आपका, ठीक है। तो जो एक काम कर रहा होगा, क्लियर समझ में आ रही है बात? जो एक काम कर रहा होगा, अगर मान लीजिए बाई चांस क्या हो गया, वो अचानक से ख़राब हो गया या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? स्टैंड बाई वाला मतलब जो एक और जनरेटर जो पैरेललिंग में चल रहा था वो क्या करेगा? वो अनइंटरप्टेड हमको सप्लाई देता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्या होगा? इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो जो डीसी जनरेटर जो मैंने बताया पैरेलल ऑपरेशन जब करते हैं तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको पहले लाइन में दिख रहा है, एक से अधिक जनरेटर को आपस में पैरेलल में जोड़कर चलाना क्या कहलाता है? पैरेलल ऑपरेशन कहलाता है जनरेटर का, ठीक है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। तो लाभ तो हमको तब हम पढ़ते हैं या फिर हानि तब पढ़ते हैं जब उसके बारे में हम अच्छे से जान जाते हैं, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन मैंने क्या बोला पहली लाइन में कि आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता रहेगा। मतलब क्या है कि अगर आपका बाई चांस वहाँ पे पावर कट हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको बिना जो है रुके हुए आपको बिजली का सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है, बिजली का सप्लाई मिलता रहेगा। सेकेंडली आपका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा कि आपका जो है जितना आपको पावर चाहिए आप उससे क्या कर सकते हो, उतना पावर आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, आप वांटेड सप्लाई जितना आपको चाहिए उतना आप वहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। तो लाभ क्या क्या है? यदि एक खराब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक खराब हो जाएगा तो देखभाल के लिए बंद करना पड़ेगा, तो क्या होगा? दूसरा जनरेटर से हमको सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका जनरेटर से सप्लाई मेरा मिलता रहेगा। तो आपको जैसा पता है, मैंने बताया कि एक जब अगर जनरेटर खराब हुआ तो दूसरे वाले से आपको सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? लोड की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब मैंने अभी दूसरा लाइन पहले ही आपको बोला कि इस पॉइंट से पहले आप जो है ध्यान देंगे मेरी बातों पर कि आपको क्या होगा, जितना आपको सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई आपको मिलता रहेगा, ठीक है, और बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि 2 जनरेटर को आप पैरेलल में कर रहे हो, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। थर्ड है आपका लोड के अनुसार जनरेटरों को कम या अधिक संख्या में चलाया जा सकता है, ठीक है, अधिक संख्या में चलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह का मेरा लोड होगा उसके अनुसार हम लोग पैरेललिंग करेंगे। अगर मान लीजिए आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए बहुत देर तक, तो आप क्या करोगे? तो आप जो है पैरेलल में आप जो है जनरेटर लगा लोगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर जनरेटर आपका पैरेलल में है तो आप, जैसे मैंने बोला कि अगर पहला वाला जो अगर पावर आपका जो है कम दे रहा है तो आप उसको जो है लगाकर एक साथ पावर क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब जो सावधानी होना चाहिए, सावधानी मतलब क्या कि अगर आपका पैरेलल करना है जनरेटर को तो ये सब चीज़ जो है कंफर्म आपका होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? तो आपको देखो यहाँ पे पहला नंबर पे दिख रहा है जनरेटर का वोल्टेज एक समान होना चाहिए। इस कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो एक जनरेटर मेरा है सपोज, ठीक है, ये मेरा एक जनरेटर हुआ, ठीक है, ये G1 है, ये मेरा G2 है, ठीक है। तो दोनों जनरेटर को हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई से जोड़ना है हमको। दोनों को मैंने पैरेललिंग किया है, ठीक है। तो दोनों को पैरेललिंग करने के लिए क्या होगा? दोनों का जो है जनरेटर का वोल्टेज समान होना चाहिए। सपोज ये जो है मेरा, अगर मान लो, ठीक है, सपोज ये 440 वोल्ट का है, ठीक है आपका, तो ये भी मेरा 440 वोल्ट का ही होना चाहिए। ये कम होगा तो ऐसे में पैरेललिंग नहीं होगा मेरा, ठीक है।
ये पहला कारण हुआ। दूसरा है इनको जोड़ते समय पोलैरिटी का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, पोलैरिटी वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है? पोलैरिटी मतलब पोल वाला, जैसे सेम पोल होगा, जैसे पोल कहने का मतलब यहाँ पे जो है एन पोल और एस पोल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, आप ध्यान देंगे। पोलैरिटी मतलब यहाँ पे हो रहा है आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो आपको ध्यान रखना है बी श्योर कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ जुड़े, नेगेटिव टर्मिनल है जो नेगेटिव के साथ जुड़े। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। थर्ड जो है आपका, ठीक है, दोनों जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होने चाहिए। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपको जो है जनरेटर लेने बोला गया है दो को पैरेललिंग करने के लिए, तो आप एक कंपाउंड जनरेटर ले लेंगे और एक शंट जनरेटर, ऐसे नहीं। दोनों जनरेटर जो है सेम होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है, सिमिलर होने चाहिए। आपका अगर शंट ले रहे हो आप, तो शंट जनरेटर, दोनों शंट जनरेटर होना चाहिए, दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, जब ये आपको 3 लाइन यहाँ पे समझ में आ गया, उसके बाद है दोनों जनरेटर की पोलैरिटी वोल्टेज एक समान करने पर नए जोड़े गए जो जनरेटर होंगे कि फील्ड को धीरे धीरे बढ़ाकर लोड को शिफ्ट किया जाता है। मतलब क्या करना है आपको, दोनों जनरेटर जो आपने पैरेललिंग में लगाया है, तो एक बैग है उस पर दूसरे वाले पे लोड नहीं दे देंगे आप, ठीक है, धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। दोनों जनरेटर की पोलैरिटी को देख लिया आपने, वोल्टेज देख लिया आपने, ठीक है। तो फील्ड जो है आपका, फील्ड जनरेटर का जो फील्ड होगा उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लोड को क्या करेंगे, दूसरे वाले जनरेटर पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये स्टैंड बाय में एक लगा रहता है आपका, ठीक है। तो आप जिस तरह भी आपका अगर प्रॉब्लम होता है तो आप दूसरे जनरेटर से भी पावर सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, इसको अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए आप इसको पैरेललिंग कर सकते हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं जो है दो तीन इनफैक्ट 8 है यहाँ पे, कारण है निवारण है, दोनों मैं बताऊंगी आपको। ये सब जो जनरेटर में नॉर्मल है, ऐसा होता है तो क्यों होता है? कई बार क्या होता है ना, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ब्रूशों पे जो है बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है। तो कैसे आप बताओगे कि क्या कारण है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, तो ब्रूशों में क्या हो रहा है, आपका चिंगारी फेंक रहा है या फिर आपका जो है ब्रूश का कंडीशन वहाँ से हट गया है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ आपको, यहाँ पे जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न ना होना, ठीक है। कब नहीं होगा, तो कारण क्या हो सकता है? पहला कारण है घूमने की दिशा उल्टी होगी। मतलब क्या है, जनरेटर का मैंने बताया था घूमने का दिशा जो होता है फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से होता है, ठीक है। जनरेटर का हैंडल को हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से ही ना मूव कराते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो क्या होगा, उल्टी दिशा में घूम रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कारण बता देती हूँ, बाद में मैं निवारण बताऊंगी इसके बाद, ठीक है। सेकंड कारण क्या हो सकता है? सेकंड कारण आपके नज़र में क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है रेसिडुअल मैग्नेट नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया आपको, रेसिडुअल मैग्नेट क्या होता है कि जब किसी सोलेनॉइड को कॉपर वायर से जो है कॉपर वायर लपेट कर सप्लाई देते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो जो कॉपर कंडक्टर होता है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है। तो जब तक सप्लाई दिया मैंने तब तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, सप्लाई हटाने के बाद भी वहाँ जो है मैग्नेट का थोड़ा गुण रह जाता है, जो कहलाता है आपका रेसिडुअल मैग्नेट। क्या कहलाता है? रेसिडुअल मैग्नेट कहलाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें रेसिडुअल मैग्नेट नहीं बन रहा होगा तो भी मेरा वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाला आप अगर देखो अच्छे से, तो क्या है, आर्मेचर में ओपन सर्किट हो सकता है। अगर आर्मेचर में ओपन सर्किट होगा, ठीक है, तो भी मेरा वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ है आपका फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट। आपका जो देखो जो फील्ड वाइंडिंग है, आप यहाँ पे समझो एक डायग्राम से मैं दिखा रही हूँ, सीरीज का बना रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आर्मेचर, इसको आपको इस तरह रोटेट करके दिखाना। ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये हो गया मेरा कार्बन ब्रश, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि सीरीज में होगा, तो सीरीज में क्या होता है, मोटा तार और कम टर्न जो होता है, ठीक है। यहाँ पे लोड के लिए मैंने ऐसे दिखाया, यहाँ पे इसको इसकी तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो आप देखो यहाँ पे कि जो आपका फील्ड है, ठीक है, फील्ड किसको बोल रहे हैं, ये वाला मेरा एससी फील्ड हो गया, ठीक है, मतलब सीरीज का है ये, ठीक। ये आर्मेचर हो गया, ठीक, और ये मेरा लोड हो गया, इसको लोड बोलेंगे, ठीक। अब क्या है, जब फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, अगर ओपन सर्किट होगा तो मेरा वोल्टेज वहाँ जनरेट नहीं करेगा। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट है वो है ब्रश का कम्यूटेटर पर ना लगना। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि ये क्या है, एक तरह का चेन है, ठीक है, एक तरह का चेन है। पहले तो आपको यहाँ पे शाफ्ट दिखता है, ठीक है। शाफ्ट के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको इस तरह का आर्मेचर का शेप दिखता है। आर्मेचर के बाद यहाँ पे होता है आपका कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर में ऐसा ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश, और यहाँ से आपका होता है शाफ्ट, जिसको आप लोग रोटेट करवाते हो, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ सॉरी, ये वाला रोटेट नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला रोटेट नहीं होके इधर से हम लोग रोटेट करते हैं, इधर से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, फिर से दिखा रही हूँ, आप देखो यहाँ पे मेरा हो गया शाफ्ट, ठीक है। यहाँ से आपको जैसे मैंने बताया बेलनाकार होता है, ठीक है। इसमें जो है छोटा छोटा स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें वाइंडिंग की होती हैं। इसको आप ऐसे लेकर आओगे,
वाइंडिंग, जितना वाइंडिंग आपका आर्मेचर में उसका डबल वाइंडिंग होता है कम्यूटेटर में, और यहाँ से जो है कम्यूटेटर से लगा होता है कार्बन ब्रश, और ये हो गया मेरा शाफ्ट का हिस्सा। तो यहाँ से जब आप रोटेट करते हो तो ठीक है, ये वाला जो है AC यहाँ जाता है, AC ही कन्वर्ट होकर पहले AC यहाँ आता है, लेकिन कम्यूटेटर के पास आने के बाद ये क्या होता है, DC में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ब्रश के थ्रू आउटपुट मेरा ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है, कम्यूटेटर ब्रश जो है, ब्रश का कम्यूटेटर पर ना लगा होना, सही से अगर नहीं लगा होगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पे वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात। आपका जो है नेक्स्ट है स्पीड कम होगा। तो मैंने आपको बताया है, आप ध्यान देंगे कि जो जनरेटर का प्रिंसिपल होता है वो होता है फेराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। जब कभी आपका जो है एन पोल यहाँ पे था और यहाँ पे एस पोल था और कंडक्टर मैंने रोटेट कराया, जब तक ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कंडक्टर के थ्रू रोटेट करके नहीं कटेगा तो वोल्टेज मेरा उत्पन्न नहीं होगा। तो किस पर डिपेंड करता था, मैंने बताया था ना आपको, स्पीड पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, जो आपका क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, स्पीड पे, ठीक है, और नंबर पे, रोटेशन ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका स्पीड जो है कम होगा, वोल्टेज अगर उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगा तभी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद आपका शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो अगर सही से कनेक्ट नहीं होगा तो भी आपका यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये हुआ कार्बन, आपका जो है कारण का बात हुआ, जनरेटर में वोल्टेज नहीं उत्पन्न होने का कारण। अब क्या होगा निवारण में, आप देखोगे यहाँ पे कि देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उल्टी दिशा में घूम रही है तो क्या करना पड़ेगा, जनरेटर को राइट हैंड रूल से घुमाना पड़ेगा, पहला निष्कर्ष। ठीक है, दूसरा, बैटरी या किसी DC सप्लाई से पोलों को चार्ज करेंगे, क्यों, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेट वहाँ नहीं बन रहा होगा, इसलिए मेरा वोल्टेज पैदा नहीं हो रहा है। थर्ड है, सर्किट को ठीक करेंगे देख के कि आर्मेचर जो है मेरा ओपन सर्किट तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट, सर्किट जो फील्ड वाइंडिंग है वो तो ओपन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे था ना ब्रश का कम्यूटेटर पर ना लगना, तो यहाँ पे आपको देखना होगा ब्रश को जो आपका MNA है, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, उसको देखना होगा कि वो वहाँ पे है या नहीं, या पूरी तरह से जो है आपको फिट करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको जैसे ही MNA का पोजीशन घसकेगा 0 डिग्री थीटा डिग्री, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्रशों का जो कनेक्शन होगा वो थोड़ा हट जाएगा, जिससे मेरा स्पार्किंग बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्या होगा, फील्ड रेजिस्टेंस को चेक करना होगा। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू को वो अधिक नहीं होना चाहिए, अगर योग्य है तो फ्लक्स जो है आपका यहाँ पे वोल्टेज जो है पैदा सही से नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। अब आप देखोगे नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जनरेटर में अधिक चिंगारी का होना, आपको दिख रहा है कि जनरेटर में अधिक चिंगारी क्यों हो रहा है, तो कारण आपको पता होना चाहिए और निवारण भी पता होना चाहिए। कई बार होता है इंटरव्यू में पूछता है कि आपका जनरेटर जो है बहुत चिंगारी आ रहा है, बहुत चिंगारी आ रहा है, तो आप उसको कैसे सॉल्यूशन करोगे, किस तरह क्या करोगे, क्या कनेक्ट करोगे कि आपका चिंगारी आना बंद हो जाएगा, ये चिंगारी निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। जब आर्मेचर रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब है क्या कि लोड पड़ा है, आपका जनरेटर पे लोड पड़ेगा, ठीक है, तभी क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। समझ में आ रही है बात। तो कारण में क्या है, ब्रशों का MNA पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर चिंगारी आपका जो है, अगर चिंगारी जनरेटर में अधिक चिंगारी निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि MNA पर वो जो है ब्रश नहीं लगा है। ठीक है, तो पहला आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दूसरा है ब्रशों पर दबाव ठीक ना होना। ठीक है, आपका अगर ब्रश पे दबाव ठीक नहीं होगा तो उसके कारण भी चिंगारी जो है अधिक निकलता रहेगा। कम्यूटेटर की सतह का खराब होना, कम्यूटेटर अगर आपका कम्यूटेटर में जो स्लॉट है उसमें लगा होता है कार्बन ब्रश, अगर नहीं सही से फिक्स होगा तो आपका क्या होगा, ज़्यादा चिंगारी निकलता रहेगा। आर्मेचर वाइंडिंग में क्रॉस होना। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग जैसा मैंने बताया था आपको आर्मेचर रिएक्शन में कि आपका वाइंडिंग सही तरीके से होना चाहिए, इंटरपोल की दिशा जो है सही होनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब कारण है। माइका जो है ठीक जगह पे नहीं होना, माइका मैंने बताया था आपको कि कम्यूटेटर जो है किसका बना होता है, हार्ड्रॉन कॉपर का बना होता है और इसको इंसुलेट किया जाता है माइका से। समझ में आ रही है बात। अब निवारण कैसे निवारण करेंगे, तो ब्रशों को जनरेटर की दिशा के अनुसार MNA पे फिट करेंगे पहला, फिर अब ब्रश स्प्रिंग जो है का दबाव जो है ठीक करेंगे, कम्यूटेटर को रेगमार से साफ करेंगे। आप देखते हो ना सैंड पेपर, कई बार देखते हो सैंड पेपर से साफ करेंगे। ठीक है, फिर लेथ मशीन से इसकी सतह को ठीक करेंगे तो क्या होगा, कम्यूटेटर का जो सतह होगा वो ठीक हो जाएगा, जिसके कारण चिंगारी नहीं पैदा होगा। फिर आर्मेचर को जो चेक करना पड़ेगा कि वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ठीक है, फिर माइका यदि बाहर निकल रहा तो उसे काट कर ठीक करना पड़ेगा और ब्रशों का साइज जो अच्छे से देखना होगा। तो इतना सारा चीज़ जो है आप देख रहे हो कि आप जनरेटर में जो है कारण निवारण से लेकर पैरेललिंग ऑपरेशन तक आपने जाना। ठीक है,
तो ये सब जो है आज की क्लास में था। आशा करती हूँ आज का जो मेरा क्लास है आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ ढेर सारा लाइक दे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। एक बार बुक को रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद जो है सारा जितना मैं वीडियो डाली हूँ अभी तक, आज जो है 7th पार्ट है मेरा, तो सारा वीडियो आप जो है कंटिन्यूअस देखेंगे ताकि आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।